हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स मेरी जान। स्टूडेंट, मेरा नाम है जेपी गर्ग और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कस्टम से रिलेटेड क्लासेज। तो स्टूडेंट, कस्टम को बिल्कुल डिटेल में कॉन्सेप्चुअल मैनर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये क्लासेज इंपॉर्टेंट रहेगी आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर और उन सभी एग्जाम के लिए जहां पर कस्टम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, यदि हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर लास्ट एग्जाम की बात करें तो वैकेंसी आई थी 2014 में और पेपर हुआ था 2016 में। तो वहां पर कस्टम से रिलेटेड केवल 3 एमसीक्यूज ही पूछे गए थे। देखो, आप लोगों के कोर्स में है टैक्स, और टैक्स के अंदर इनकम टैक्स भी है, हमारा गुड्स एंड सर्विस टैक्स भी है और कस्टम भी है। तो स्टूडेंट देखो, ज्यादा संभावना यही है कि इनकम टैक्स और जीएसटी से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कस्टम से रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओवरऑल टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। आरपीएससी ये नहीं बताता है कि हम किससे कितने क्वेश्चन पूछेंगे। आरपीएससी की मर्जी है, पूरे 50 के 50 क्वेश्चन इनकम टैक्स से भी पूछ सकते हैं। फिर भी हम ऐसा मान सकते हैं कि 45 क्वेश्चन इनकम टैक्स और जीएसटी से इक्वली लगभग पूछे जाएंगे और कस्टम से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन कस्टम पढ़ते वक्त अगर हम ये मान करके चलेंगे कि कस्टम से 2-4 क्वेश्चन ही पूछे जाने हैं, फिर तो स्टूडेंट न तो मुझे कस्टम पढ़ाने की जरूरत है, न ही आपको पढ़ने की जरूरत है। अगर हम ये परसेप्शन लेकर के चलेंगे कि कस्टम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम पढ़ते वक्त कस्टम को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मान करके चलेंगे और हम ये मानकर चलेंगे कि कस्टम से रिलेटेड 25-30 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और कस्टम वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये हम परसेप्शन लेकर के चलेंगे। और वैसे भी ये वीडियोज केवल आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के लिए नहीं है, उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहां पर कस्टम से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। अगली बात, हम नोट्स की बात करें तो मैं आपको 3 प्रकार के नोट्स प्रोवाइड कराने वाला हूं। जो पीडीएफ 1 हमारी फाइल रहेगी वो फाइल है जिससे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पर कस्टम से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट रहेंगे। टोटल 87 पेजेज के नोट्स हैं। तो यदि आप प्रिंट आउट भी निकलवाएंगे तो लगभग 44 पेजेज में आपका काम हो जाएगा। पीडीएफ 2 में मैं आपको लगभग 65 एमसीक्यूज प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो 5-7 पेजेज रहेंगे, इजीली आप प्रिंट आउट निकलवा पाएंगे। और पीडीएफ 3 आपको पता है कि पढ़ाते वक्त मैं कुछ हैंड वर्क करता हूं, हैंड रिटन वर्क, उसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा जो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी एट प्रेजेंट हम पीडीएफ फाइल को प्रिंट आउट टेबल फॉर्म में प्रोवाइड करा रहे हैं। मुझे नहीं पता जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आपको प्रिंट आउट टेबल फॉर्म में पीडीएफ अवेलेबल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अगली बात देखिए, तो कस्टम में कितने वीडियोज हमारे रहेंगे। कस्टम में ये 7 चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, टोटल ये 7 चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल 7 वीडियोज हो गए। एक वीडियो में हम वो 65 बेस्ट एमसीक्यूज ऑन कस्टम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे लगभग 8 वीडियोज हो गए कस्टम से रिलेटेड। कस्टम को आपको पढ़ना कैसे है, 2 बार आपको वीडियोज देख लेने हैं, एक बार आपको पीडीएफ की रीडिंग लगा लेनी है और हैंड रिटन नोट्स तो आपको बार बार पढ़ने ही है। 2 बार आपने वीडियो देख ली, एक बार आपने पीडीएफ की रीडिंग लगा ली, फिर आपको फिर से इन काम को करने की जरूरत नहीं है कि 3-4 महीने हो गए, अब हमारा एग्जाम आ रहा है तो फिर से देख लेते हैं। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, हैंड रिटन वर्क से काम चल जाएगा। यदि आप पहली बार कस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको कस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि कस्टम में बहुत सारी टेक्निकल चीजें आएगी। और जब हम पहली यूनिट पढ़ रहे हैं तो वहां पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ से रिलेटेड मैटर भी काम में आएगा। ऐसे ही जब हम 7th यूनिट पढ़ रहे हैं तो पहले की यूनिट से रिलेटेड चीजें भी आएगी जो कि हमें अभी नहीं आती है। तो पहली बार वीडियो देखने पर हो सकता है 70-80% समझ में आए, लेकिन जब हम सेकंड टाइम वीडियो देखेंगे तो हमें आगे पीछे का पूरा पता होता है और हमें बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। आप चाहें तो पीडीएफ की रीडिंग भी 2 बार लगा सकते हैं। तो हम स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली यूनिट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कस्टम। तो देखो होता क्या है, तो देखो कस्टम, सबसे पहली बात है कि कस्टम के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होती है। हमारी कस्टम के अंदर हमारी टैक्सेबल इवेंट क्या होती है। टैक्सेबल इवेंट का मतलब, जैसे देखो इनकम टैक्स में क्या होता है, जब आप इनकम अर्न करते हैं तब टैक्स लगता है। जीएसटी में क्या होता है, जब सप्लाई होती है गुड्स एंड सर्विसेज की तब टैक्स लगता है। कस्टम में टैक्स कब लगेगा, जब इंपोर्ट होता है या फिर
जब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट में से एक चीज होनी चाहिए, तब हमारा कस्टम लगेगा। यदि इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं हो रहे तो हमारा कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्ड काम में लेना है, नहीं कि सप्लाई वर्ड काम में लेना है। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किसका होना चाहिए, गुड्स का होना चाहिए या सर्विस का या दोनों का? तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होना चाहिए गुड्स का, केवल तभी हमारा कस्टम लगेगा। इंपोर्ट का मीनिंग हम देखेंगे, एक्सपोर्ट का मीनिंग हम देखेंगे, गुड्स का मीनिंग भी हम देखेंगे। अगली बात, कस्टम से रिलेटेड हमारे एक्ट कौन से होते हैं? तो कस्टम से रिलेटेड दो एक्ट हमें स्टूडेंट पढ़ने हैं। कौन कौन से हमें पढ़ने हैं? एक तो हमें कस्टम एक्ट 1962 पढ़ना है और एक हमें कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 पढ़ना है। और इन एक्ट के नाम से आपको पता चल गया होगा कि इनके अंदर हमें क्या पढ़ना है। कस्टम एक्ट 1962 में कुछ बेसिक चीजें हैं कस्टम से रिलेटेड, और जो हमारा कस्टम टैरिफ एक्ट है उसके अंदर कस्टम के टैरिफ दिए गए हैं। टैरिफ का मतलब क्या होता है? टैरिफ का मतलब होता है रेट्स। तो कस्टम ड्यूटी की रेट्स हमें दी गई है। अब देखो स्टूडेंट, होता क्या है कि कस्टम स्टार्ट कैसे हुआ? पुराने समय में जब भी कोई व्यापारी, जब भी कोई मर्चेंट, ट्रेडर, व्यापारी किसी राजा की राजधानी में आता था गुड्स वगैरह बेचने के लिए, तो वो सबसे पहले राजा के पास जाता था और राजा को गिफ्ट देता था कि महाराज, मैं अरब देश से आया हूँ, मैं यूनान से आया हूँ और ये हीरा जवाहरात वगैरह बेचने के लिए आया हूँ, जो सबसे कीमती हीरा है वो मैं आपको गिफ्ट में दे रहा हूँ। तो जो व्यापारी होता था, ट्रेडर होता था, वो राजा को गिफ्ट देता था जिससे कि राजा उसे अपने राज्य में, अपनी राजधानी में अच्छे से बिजनेस करने दें। उसी से हमारा कस्टम बना। अब राजा तो होते नहीं है, तो उसी को ही हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेट कर दिया कि यदि फॉरेन के लोग यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं या अपन फॉरेन में कर रहे हैं तो हमें कस्टम ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब कस्टम ड्यूटी कब लगती है? तो ये आपको याद रखना है कि टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगी कस्टम के अंदर, जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा गुड्स का। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम किसे कहेंगे, उससे पहले हमें इंडिया की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। तो ये चीज आप बिल्कुल अच्छे से देखना। तो देखो, इंडिया हम किसे कहेंगे? ये हमारा इंडिया का मैप है। तो जहां पर हम रहते हैं, हमारे इंडिया के मैप के अंदर के पार्ट, वो तो हमारा इंडिया है ही, लेकिन जहां पर समुद्र है इंडिया के बाहर, उसको भी हम क्या मान करके चलते हैं? इंडिया मान करके चलते हैं। तो देखो, इंडिया से हम लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो ये मैंने लाइन खींची, लेफ्ट की तरफ हम गए तो कितनी दूर हमें जाना है? 200 नॉटिकल माइल्स तक हम गए। तो इसको भी हम क्या मानकर चलेंगे? इसको भी हम इंडिया मान करके चलेंगे। और कितनी दूर हम गए? केवल और केवल 200 नॉटिकल माइल्स तक हम गए। अब इस 200 नॉटिकल माइल्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। 188 को हमने अलग कर दिया और 12 नॉटिकल माइल्स को हमने अलग कर दिया। आ गई बात समझ में या नहीं आई? 12 नॉटिकल माइल्स को हमने अलग कर दिया, 188 माइल्स को हमने अलग कर दिया। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। और ये जो 188 नॉटिकल माइल्स है, इसको कहा जाता है इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है, यहाँ पर कस्टम से रिलेटेड सभी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। इंडिया का पार्ट कौन सा है? ये 12 नॉटिकल माइल्स या 188 या दोनों ही हैं, लेकिन कस्टम से रिलेटेड सभी प्रोविजन इन 12 नॉटिकल माइल्स में लगते हैं, जिसको इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। और ये जो 188 नॉटिकल माइल्स है, यहां पर केवल कस्टम से रिलेटेड 3 ही प्रोविजन लगते हैं, सर्च, अरेस्ट एंड सीजर। सर्च, अरेस्ट एंड सीजर वाले प्रोविजन ही लगते हैं। जैसे स्टूडेंट मान लीजिए कि कोई शिप है फॉरेन से, वो आ रहा है और एंटर किस में हो गया? 200 नॉटिकल माइल्स में एंटर हो गया। अभी तक 12 नॉटिकल माइल्स में नहीं पहुंचा है, अभी तक इस 188 के अंदर ही चल रहा है। तो यहां पर हम कस्टम ड्यूटी तो नहीं ले सकते, लेकिन कस्टम ऑफिसर चेक कर सकता है, उस शिप को सर्च कर सकता है कि इसमें कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा, कुछ गलत गुड्स तो नहीं है, वो टेररिस्ट तो नहीं है।
तो सर्च कर सकता है, अगर कुछ गलत हो तो अरेस्ट कर सकता है, गुड्स को सीज कर सकता है। लेकिन जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर लेगा तो उसको हम इंपोर्ट मान लेंगे कि भैया इंडिया में गुड्स इंपोर्ट हो गया और कस्टम ड्यूटी हम लगा देंगे। ये जो पूरा 200 नॉटिकल माइल्स है, पूरा 200 नॉटिकल माइल्स, इसको इंडियन कस्टम वाटर कहा जाता है। इसके अंदर हमारा इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी आ गया और इंडियन टेरिटोरियल वाटर भी आ गया। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आ गई। अब मैं आपको बताता हूं कि इंपोर्ट किसे कहा जाएगा और एक्सपोर्ट किसे कहा जाएगा। हमने पढ़ा कि कस्टम लगता है गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर लगता है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। तो इंपोर्ट के बारे में मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा और एक्सपोर्ट के बारे में भी मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा। इंपोर्ट के बारे में 3 चीजें क्या क्या बताऊंगा। इंपोर्ट का मैं आपको मीनिंग बताऊंगा कि इंपोर्ट अपन किसे कहते हैं। दूसरी बात, इंपोर्ट कब से स्टार्ट होता है और इंपोर्ट कब खत्म होता है। और यही तीनों चीजें मैं एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। एक तरीके से ये तीनों चीजें मीनिंग ही बता रही है इंपोर्ट का। तो इंपोर्ट का मतलब है इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लेकर के आना, उसे इंपोर्ट कहा जाएगा। इंपोर्ट स्टार्ट कब से माना जाएगा? जब गुड्स इस 12 नॉटिकल माइल्स में एंटर करता है तो उसे हम क्या मान लेंगे? इंपोर्ट हमारा स्टार्ट हो गया। जैसे ही 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस करेगा तो इंपोर्ट हमारा स्टार्ट हो गया। और इंपोर्ट देखो खत्म कब होगा? जैसे ही गुड्स इंडिया के पोर्ट पर पहुंचेगा। यहां पर इंडिया के पोर्ट पर पहुंच गया, कस्टम वाले गुड्स को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और बोलेंगे कि हम गुड्स तुम्हें पोर्ट से तब लेकर के जाने देंगे जब तुम ड्यूटी वगैरह पे कर दोगे। तो हमने कस्टम ड्यूटी वगैरह पे कर दी, कस्टम वाले ने गुड्स को क्लियर कर दिया, गुड्स को हमने पोर्ट से रिमूव कर लिया, अपने फैक्ट्री वगैरह में लेकर के आ गए, तब हमारा इंपोर्ट खत्म हो गया। जब हमने गुड्स को वहां से रिमूव कर लिया, फिर जब गुड्स हमारा डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में आ गया, फैक्ट्री में आ गया, जहां हमें लेकर जाना था वहां हम लेकर के चले गए, तब हम उसे इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहेंगे, वो इंडियन गुड्स बन चुका होगा कस्टम के पर्पज से। इंपोर्ट हमारा स्टार्ट हुआ जैसे ही गुड्स ने 12 नॉटिकल माइल को क्रॉस किया, जैसे ही गुड्स इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर हुआ। और इंपोर्ट हमारा खत्म हुआ जब हमने गुड्स को पोर्ट से रिमूव किया। ऐसे ही एक्सपोर्ट के अंदर, एक्सपोर्ट का मतलब है इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेकर के जाना। स्टार्ट होता है, स्टार्ट कब होगा एक्सपोर्ट? हम गए कस्टम अथॉरिटी के पास और उनको बोला कि भैया हम गुड्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, परमिशन दे दो। उन्होंने बोला कि करो। तो जब उन्होंने परमिशन दे दी गुड्स को एक्सपोर्ट करने की, एक्सपोर्ट हमारा स्टार्ट हो गया। फिर गुड्स को हमने शिप वगैरह में चढ़ाया, गुड्स रवाना हो गया और जैसे ही 12 नॉटिकल माइल से बाहर निकलेगा, एक्सपोर्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी एक्सपोर्ट की डेफिनेशन हुई। आगे मैं ऊपर रीडिंग लगवा देता हूं आपको। मैंने बताया टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को हम टैक्सेबल इवेंट कस्टम में मानने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान रखना है। अगली बात, इंपोर्ट का मतलब क्या रहेगा? इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग, गुड्स को लेकर के आना। केवल और केवल गुड्स होना चाहिए, सर्विस नहीं होनी चाहिए। कहां लेकर के आ रहे हैं? इंडिया में लेकर के आ रहे हैं। और कहां से लेकर के आ रहे हैं? आउटसाइड इंडिया से लेकर के आया जा रहा है। और इंपोर्ट हमारा कब स्टार्ट होता है? जब गुड्स उस 12 नॉटिकल माइल्स, कहने का मतलब इंडियन टेरिटोरियल वाटर में एंटर करता है तब। और इंपोर्ट हमारा कब खत्म होता है? देखो, गुड्स जब पहुंचा पोर्ट पर तो कस्टोडियन की कस्टडी में रखा जाता है। कस्टोडियन कस्टम वालों का ही बंदा होता है। कस्टोडियन ने अपनी कस्टडी में ले लिया हमारा सामान कि सामान नहीं छोड़ेंगे, पहले कस्टम ड्यूटी पे करो। तो कस्टोडियन की कस्टडी में जब तक रहेगा तब तक इंपोर्ट चल रहा है। और जैसे ही कस्टोडियन की कस्टडी से हमने गुड्स को रिमूव किया, इंपोर्ट हमारा खत्म हो गया। इसी तरीके से एक्सपोर्ट है। एक्सपोर्ट हमारा कब स्टार्ट होता है? जब हमने गुड्स को कस्टम अथॉरिटी को प्रेजेंट किया कि भैया गुड्स का हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तब तक वो एक्सपोर्ट ही रहेगा जब तक गुड्स विद इन 12 नॉटिकल माइल्स में, इंडियन टेरिटोरियल वाटर में है। और जैसे ही गुड्स उसको क्रॉस करेगा, वहां से बाहर निकलेगा, तो हमारा एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा। फिर हम उसको एक्सपोर्टेड गुड्स नहीं कहेंगे। ये मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर
इंडिया तो इंक्लूडेड है ही, लेकिन 200 नॉटिकल माइल्स भी इंक्लूडेड है। 200 नॉटिकल माइल्स को क्या कहा जाता है? 200 नॉटिकल माइल्स को इंडियन कस्टम वाटर कहा जाता है। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। 12 नॉटिकल माइल्स को हमने अलग किया, 188 नॉटिकल माइल्स को हमने अलग किया। 12 नॉटिकल माइल्स हमें कहां से लेने थे? बेस लाइन से लेने थे। कहने का मतलब ये जो हमारा इंडिया का किनारा है, इसको हमने बेस लाइन माना। वैसे आगे बेस लाइन डिफाइंड है, तो बेस लाइन से अपन ने माना। तो इस 12 नॉटिकल माइल्स को इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, और सभी के सभी प्रोविजन कस्टम के यहां पर लग जाते हैं। 188 को हम एक्सक्लूसिव इंडियन इकोनॉमिक जोन कहते हैं, और यहां पर केवल सर्च, सीज और अरेस्ट के प्रोविजन लगते हैं। सास के प्रोविजन लगेंगे, सर्च, अरेस्ट, सीजर, ससुर के प्रोविजन नहीं लगेंगे। अगली बात, उससे पहले मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए मैटर, आप लोग बस ध्यान से सुनते जाना, बिल्कुल अच्छे से आपको याद हो जाएगा। तो स्टूडेंट, अपन ने पढ़ा, इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी, तो मैंने क्या बताया इंडिया की डेफिनेशन में कि जिसे आप इंडिया मानते हो वो तो इंक्लूडेड है ही, और इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर का जो 200 नॉटिकल माइल्स है, समुद्री सीमाएं, वो भी हमने इंक्लूड किया। और 12 नॉटिकल माइल्स को हमने डिवाइड किया दो पार्ट में। एक को हमने बोला 12 नॉटिकल माइल्स, और जो बच गया उसको हमने बोला 188 नॉटिकल माइल्स। जो 200 नॉटिकल माइल्स हैं उसको हम कहते हैं इंडियन कस्टम वाटर। जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं उसको हम कहते हैं इंडियन टेरिटोरियल वाटर, और जो 188 नॉटिकल माइल्स हैं उसको हम कहते हैं इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जो 12 नॉटिकल माइल्स हैं वहां पर कस्टम से रिलेटेड सभी प्रकार के प्रोविजंस एप्लीकेबल रहेंगे, कस्टम ड्यूटी वगैरह लगेगी। जो 188 नॉटिकल माइल्स है वहां पर केवल सास के प्रोविजन लगेंगे, सर्च, अरेस्ट और सीजर के बाकी के नहीं लगेंगे। फिर मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की डेफिनेशन बताई। तो इंपोर्ट के बारे में मैंने आपको तीन चीजें बताई। इंपोर्ट के बारे में मैंने आपको स्टूडेंट तीन चीजें बताई। क्या क्या चीजें बताई? आप यदि साथ साथ बोलते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, आपको मैटर याद हो जाएगा। मैंने आपको इंपोर्ट का मीनिंग बताया। तो इंपोर्ट का मतलब क्या रहेगा? ब्रिंगिंग, लेकर के आ रहे हैं। क्या लेकर के आ रहे हैं? गुड्स लेकर के आ रहे हैं। कहां से लेकर के आ रहे हैं? कहां लेकर के आ रहे हैं? इंडिया में लेकर के आ रहे हैं। और कहां से लेकर के आ रहे हैं? फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से इंडिया में गुड्स लेकर के आ रहे हैं, उसको हम इंपोर्ट कहते हैं। स्टूडेंट, इसी टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो वन लाइनर फॉर्म में मैंने आपको लिख दिया है। फिर बिगिन, इंपोर्ट हमारा स्टार्ट कब से होता है? जब वो 12 नॉटिकल माइल्स में गुड्स हमारा एंटर करता है इंडियन टेरिटोरियल वाटर में। और इंपोर्ट हमारा खत्म कब होता है? जब हम गुड्स को रिमूव करते हैं कस्टोडियन की कस्टडी से, तब हमारा इंपोर्ट खत्म हो जाता है। इसी तरीके से हमने एक्सपोर्ट पढ़ा। तो एक्सपोर्ट को आपको बताने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट मैं लिखूंगा नहीं, एक्सपोर्ट को आप समझ जाएंगे। एक्सपोर्ट में भी हमने यही तीन चीजें पढ़ी। हमने मीनिंग पढ़ा, तो इंपोर्ट का मतलब इंडिया से गुड्स हम इंडिया के बाहर लेकर के जा रहे हैं। इंपोर्ट हमारा स्टार्ट कब होता है? जब गुड्स को हमने प्रेजेंट किया। प्रेजेंट गुड्स को हमने किसको किया? कस्टम अथॉरिटी को, कि भैया गुड्स को हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। और एक्सपोर्ट हमारा खत्म कब हुआ? जब गुड्स उस 12 नॉटिकल माइल्स को क्रॉस कर लेता है, वहां से गुड्स बाहर निकल लेता है, तब एक्सपोर्ट हमारा खत्म हो जाता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर बेस लाइन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है, बिल्कुल भी काम का नहीं है। फिर भी आप रीडिंग लगाना चाहें तो एक बार रीड करके बोर हो सकते हैं। अब हम स्टूडेंट गुड्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि गुड्स हम किसे कहेंगे। सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप केवल मैटर याद करना, काम चल जाएगा। तो स्टूडेंट देखो, गुड्स किसे कहेंगे? मैंने आपको बताया कस्टम तब लगता है, कस्टम तब लगता है जब गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, तो अब गुड्स का भी मतलब अपन को पता होना चाहिए। तो गुड्स के अंदर तीन
तीन प्रकार की चीजें हमारी आ जाएगी। सबसे पहली बात है वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल। व्हीकल का मतलब तो गाड़ी हो गया, एयरक्राफ्ट का मतलब प्लेन वगैरह, वेसल का मतलब जहाज हो गया, शिप हो गया, पानी वाला जहाज। दूसरी बात है बैगेज और तीसरी बात है स्टोर। अब देखो इनका मतलब क्या होता है तो आप बिल्कुल अच्छे से समझना। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जहाज है, ये हमारा जहाज है और इस जहाज में हमारा गुड्स आया है। या फिर मान लीजिए कि कोई प्लेन है और प्लेन से गुड्स आया है। अब आप मुझे ये बात बताइए, पहली बात तो आप ये याद रखना, ये गुड्स की इंक्लूसिव डेफिनेशन है। गुड्स इंक्लूड, इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि गुड्स का मतलब केवल ये नहीं है कि गुड्स के अंदर ये तीन चीजें ही आएगी, गुड्स के अंदर ये तीन चीजें भी आएगी और इसके अलावा जितनी सारी चीजें हैं वो भी आएगी और गुड्स के अंदर ये तीन चीजें भी आएगी। अब जो मैंने वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल बताया वो केवल परमानेंट वाले आएंगे। परमानेंट का मतलब इंडिया के अंदर ये जहाज आया और सवारी को उतारेगा या फिर सामान को उतारेगा और वापस चला जाएगा। ऐसे कोई फ्लाइट आई इंडियन एयरपोर्ट पर और सामान और सवारियों को उतारा और वापस चला जाएगा तो उसको हम इंपोर्ट नहीं मानेंगे, ये नहीं मानेंगे कि वो गुड्स आए। लेकिन अंबानी ने कोई हेलीकॉप्टर खरीदा, परमानेंटली हेलीकॉप्टर खरीदा है तो उसको हम गुड्स मान लेंगे। या फिर मैंने फॉरेन से एक बाइक खरीदी है, वो भी गुड्स के अंदर आ जाएगा। अगली बात बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है? बैगेज का मतलब होता है ट्रेवलर्स का सामान। ट्रेवलर्स का सामान यानी आप फॉरेन घूमने के लिए गए, आप अमेरिका घूमने के लिए गए तो खाली हाथ तो जाओगे नहीं, वहां पर आप सामान लेकर के जाओगे। तो जो ट्रेवलर्स का, पैसेंजर का सामान होता है उसको बैगेज कहा जाता है। दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है? एक तो होता है बोनाफाइड हो सकता है। बोनाफाइड कौन सा होता है? बोनाफाइड वो होता है जो ऑलरेडी यूज में था। ऑलरेडी यूज में था मतलब आप इंडिया से लेकर गए थे अमेरिका, जब आप इंडिया से अमेरिका गए थे तब आप 2 सूटकेस लेकर के गए थे और जब आप वापस आए तो आपके पास में 5 सूटकेस थे। 3 सूटकेस जितना सामान आपने अमेरिका से खरीदा, तो 2 सूटकेस आप यहां से लेकर के गए थे, वो हमारा बोनाफाइड बैगेज है। उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी। उस पर कस्टम ड्यूटी क्यों लगेगी? वो इंपोर्ट थोड़ी हुआ है, हम इंडिया से लेकर के गए थे। लेकिन जो नॉर्मल बैगेज है, नॉर्मल बैगेज का मतलब आप वहां से लेकर के आए हैं, नया सामान लेकर के आए हैं, उस पर हमारी कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। कितनी कस्टम ड्यूटी लगेगी? 35% तो कस्टम ड्यूटी लगेगी और 35% का 10%, 35% का 10% कितना होता है? 3.5%। ये हमारा सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगेगा, यानी 38.5% हमारा टैक्स लगेगा। अब आप कहेंगे कि सर हम तो अमेरिका गए थे, वहां से हम एक लैपटॉप लेकर के आए थे 1 लाख रुपए का और कस्टम अथॉरिटी ने तो हमसे कस्टम ड्यूटी ही नहीं ली। तो स्टूडेंट यहां पर है ना कुछ लिमिट होती है, बोनाफाइड वाले में तो लगेगा ही नहीं और जो नॉन बोनाफाइड है वहां पर स्टूडेंट लिमिट होती है, उस लिमिट तक का एग्जेम्प्ट होता है और बाकी पर टैक्स लग जाता है। तो जैसे एक लैपटॉप फ्री होता है, यदि आप 2 लेकर के आते हैं तो एक लैपटॉप मान लो 1 लाख रुपए का आपने खरीदा था, पहला लैपटॉप आपको 1 लाख का पड़ता, दूसरा 1,38,500 का पड़ता। इस रेट में तो इंडिया में ही मिल जाता, ये हमारी रेट लगती है। अगली बात, स्टोर के अंदर क्या आता है? स्टोर का मतलब है जो शिप ईटीसी में यूज होगा, जो शिप ईटीसी में यूज होगा वो हमारा स्टोर है। शिप ईटीसी में यूज होने का क्या मतलब हुआ? शिप ईटीसी में यूज होने का मतलब देखो जहाज आ रहा है फॉरेन से तो वहां पर भी तो कुछ सामान होगा, वो काम में आएगा। जैसे जहाज का फ्यूल वगैरह है, जहाज में खाने पीने का सामान भी होगा, तो वो तो जहाज के अंदर ही अंदर ही यूज में आ जाएगा, वो होता है स्टोर्स। उस पर भी जनरली कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है। तो आप ये मत मान करके चलना कि कस्टम ड्यूटी केवल पॉइंट नंबर 1 पर लग रहा है, जो परमानेंट अपन ने वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल खरीदे और
कस्टम ड्यूटी केवल बैगेज पर लग रहा है जो कि नॉर्मल वाला है। ये गुड्स की इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये चीजें भी इंक्लूडेड है और बाकी चीजों पर भी लगेगा। तो एक बार मैं आपको रीड करवा देता हूं। गुड्स की डेफिनेशन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में। सेक्शन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। गुड्स को अपन ने 3 तरीके से डिवाइड किया। तो पहला है हमारा वेसल, एयरक्राफ्ट और व्हीकल्स। गुड्स हम मान लेंगे यदि परमानेंटली यूज में लेने के लिए खरीदा गया है, हम तब उसको गुड्स नहीं मानेंगे। यदि वो अनलोड करने के लिए आ रहा है, किसको अनलोड करेगा? या तो पैसेंजर को अनलोड करेगा या गुड्स को अनलोड करेगा। गुड्स की यहाँ पर डेफिनेशन स्पेलिंग गलत हो गई है, ये आपको पता है। फिर सेकंड चीज है बैगेज। बैगेज का मतलब क्या होता है? जो ट्रेवलर्स का सामान होता है, बिलोंगिंगनेस होती है, उसे बैगेज कहा जाता है। बैगेज 2 प्रकार का होता है, बोनाफाइड हमारा हो सकता है और अदर बैगेज हो सकता है। जो बोनाफाइड बैगेज होता है उस पर कस्टम ड्यूटी हमारी नहीं लगती है, ये वो गुड्स है जो ऑलरेडी यूज में था। और अदर बैगेज पर 35% तो लगेगी और 3.5%, 35 का 10% सोशल वेलफेयर सरचार्ज भी लगेगा, तो 38.5% लग जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिमिट होती है जो हम यूनिट नंबर 7 में पढ़ेंगे। हर चीज डिटेल में आने वाली है, अभी तो केवल स्टार्ट हुआ है, तो उतना टैक्स लग जाता है। तीसरी बात स्टोर। स्टोर में वो चीजें आती है जो वेसल के अंदर ही यूज में होने वाली है, तो इसके अंदर उसके स्पेयर पार्ट्स भी आ गए, फ्यूल वगैरह भी आ गया, खाने पीने का सामान वगैरह, वो सब चीजें आ गई। अब स्टूडेंट हमें पढ़ना है कि बिल ऑफ एंट्री क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होता है और बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है। तो देखो हमें पढ़नी है 2 चीजें स्टूडेंट, हमें पढ़नी है 2 चीजें। हमें क्या क्या पढ़नी है? एक तो हमें पढ़ना है बिल ऑफ एंट्री के बारे में, एक तो हमें पढ़ना है बिल ऑफ एंट्री के बारे में और एक हमें पढ़ना है बिल ऑफ एक्सपोर्ट के बारे में। बिल ऑफ एक्सपोर्ट का ही एक नाम और होता है, उसको हम कह सकते हैं शिपिंग बिल। स्टूडेंट ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये दोनों पॉइंट आपको समझ में नहीं आए, बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल, तो आपको कस्टम समझ में आने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। लेकिन दिक्कत यह है कि ये जो बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ एक्सपोर्ट है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे। जब मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ाऊंगा तब समझ में आएंगे, तो ये अभी समझ में नहीं आ पाएंगे, आगे आएंगे जब मैं आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझाऊंगा। फिर भी एक बार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग समझने की कोशिश करना। यदि आपको अभी समझ में आ जाएगा तो आगे आपको हेल्प मिलेगी स्टूडेंट। तो अपन ने माना ये हमारा शिप है, ये हमारा शिप है। शिप के थ्रू हम मान लेते हैं कि गुड्स हमारा आ रहा है और ये हमारा इंडिया का पोर्ट है, ये हमारा इंडिया का पोर्ट है। पोर्ट पर होता है कस्टम एरिया होता है। पोर्ट पर क्या होता है? कस्टम एरिया होता है। तो ये हमारा कस्टम एरिया है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैंने आपको बताया कि अभी समझ में आएगा नहीं बिल ऑफ एंट्री बिल ऑफ एक्सपोर्ट, फिर भी अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आप मेरी बात बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब देखो ये जो शिप था ना, इस शिप में आया है बहुत सारा सामान वगैरह आया है, बहुत सारे कार्टून वगैरह है, बहुत सारा सामान वगैरह है और अपन ने इसको इंपोर्ट किया है। गुड्स कहां पर पहुंचेगा? गुड्स पहुंच जाएगा पोर्ट पर पहुंच जाएगा। जैसे ही पोर्ट पर पहुंच जाएगा कस्टम अथॉरिटी बोलेंगे कि आप इस शिप को साइड में लगा दो और कोई सामान वामान नहीं उतारेगा इस शिप पर से जब तक हम नहीं कहें। जो सामान है वो शिप पर ही पड़ा रहने दो और इसको साइड में लगा दो, कोई सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा। अपन ने बोला ठीक है सर जी, हम नहीं उतारे सामान। उसके बाद में अपन क्या होगा, अपन कस्टम अथॉरिटी को आईजीएम देंगे, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट देंगे, या फिर कुछ सिचुएशन में इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट दी जाती है। होता क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ होता है कि हम क्या क्या सामान लेकर के आए हैं, पूरे सामान की लिस्ट होती है।
तो अपन ने कस्टम ऑफिसर को बोल दिया, आईजीएम दे दिया, इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट, कि सर ये 50 प्रकार के गुड्स इतनी इतनी क्वांटिटी में हम लेकर के आए हैं, तो इन गुड्स को उतारने की आप इजाजत दे दो, ये गुड्स काफी समय से इंतजार कर रहे हैं शिप पर खड़ा खड़ा। फिर जो कस्टम ऑफिसर है वो हमें एंट्री इनवार्ड दे देगा। एंट्री इनवार्ड का मतलब, चलो तो गुड्स को ना अनलोड करो, गुड्स को आप उतार लो, शिप पर कब तक रहेगा आप उतार लो, इसकी इजाजत दे दी। इसकी इजाजत देने के बाद में भी गुड्स है वो कस्टोडियन की कस्टडी में चला जाएगा। कस्टोडियन भी कस्टम वालों का बंदा होता है, तो कस्टोडियन आएगा और अपना गुड्स अपने पास रख लेगा, कस्टोडियन अपने पास रख लेगा। गुड्स हमारा है और कस्टम वाले उठा करके ले गए, पोर्ट पर ही होता है, कस्टोडियन वो लेकर के चला गया गुड्स। फिर अपन फिर से जाएंगे कस्टम ऑफिसर के पास में और फिर अपन उनको प्रेजेंट करेंगे, बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट करेंगे, और बिल ऑफ एंट्री के अंदर अपन खुद ही कैलकुलेट करके बता देंगे कि हमारी कस्टम ड्यूटी कितनी बनती है। अपन खुद कैलकुलेट करके बता देंगे कि सर हमारी कस्टम ड्यूटी 5 लाख रुपए की बन रही है और हम 5 लाख रुपए पे कर रहे हैं, आप हमारा गुड्स ले जाने की इजाजत दे दो हमें। अब या तो कस्टम ऑफिसर एक्सेप्ट कर लेगा कि भैया बिल्कुल 5 लाख ही बन रही है, और फिर से वो चेक पैक जो भी करना चाहे, रीअसेस करना चाहे वो कर लेगा। मान लो उसने इजाजत दे दी, तो वो बिल ऑफ एंट्री पर साइन वाइन करके अपन को वापस दे देगा। अब अपन बिल ऑफ एंट्री लेकर के जाएंगे कस्टोडियन के पास और उसको बोलेंगे कि सर जी ये बिल ऑफ एंट्री है, अब आप हमें गुड्स को ले जाने दो, फिर हम गुड्स को रिमूव कर पाएंगे। गुड्स को हम कहां पर लेकर के जा सकते हैं, अपनी फैक्ट्री वैक्ट्री जहां पर भी लेकर के जाना है वहां लेकर के जा सकते हैं। उसको हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। होम का मतलब इंडिया हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं गुड्स को हम डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में लेकर के जा रहे हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूं। देखो मैंने बोला कि ये हमारा क्या है, जहाज है। जहाज हमारा पहुंचा, इंडिया के पोर्ट पर पहुंचा, तो कस्टम एरिया में पहुंचेगा और कहीं पर भी नहीं जा सकता। और कस्टम वाले क्या बोलेंगे, इस शिप को साइड पर लगा दो, कोई भी जरा सा भी सामान नहीं उतारेगा। अपन ने बोला ओके सर जी। फिर अपन ने उनको कस्टम ऑफिसर को आईजीएम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट दी, उसमें बताया कि ये गुड्स हम लेकर के आए हैं। कस्टम ऑफिसर ने एंट्री इनवार्ड दे दिया, फिर गुड्स अनलोड होगा, कस्टोडियन उठा करके ले जाएगा। फिर अपन कस्टम ऑफिसर को बिल ऑफ एंट्री देंगे, उसके थ्रू अपन ने पेमेंट कर दिया कस्टम ड्यूटी का। फिर बिल ऑफ एंट्री कस्टम ऑफिसर ने साइन वाइन करके अपन को वापस दी, वो अपन कस्टोडियन को देंगे। फिर जाकर के गुड्स रिमूव होगा, जहां लेकर के जाना चाहें लेकर के जा सकते हैं। जैसे ही गुड्स को अपन ने रिमूव किया, इंपोर्ट हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये बिल ऑफ एंट्री आपको समझ में आ गया। यहाँ पर मैंने आपको बिल ऑफ एंट्री के बारे में बता दिया। आगे मैं और ज्यादा डिटेल में आपको बताऊंगा जब हमारा टॉपिक आएगा। बिल ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट के केस में जैसे बिल ऑफ एंट्री होता है वैसे ही एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट या शिपिंग बिल होता है। इंपोर्ट के केस में बिल ऑफ एंट्री होता है और एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ एक्सपोर्ट होता है। तो यदि आपको समझ में आ गया बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ एक्सपोर्ट, तो इसका मतलब आपको बहुत बढ़िया से कस्टम समझ में आने वाला है। आप बस सुनते जाना, आपको लगेगा हैंड रिटन नोट्स में सब कुछ मैंने कवर कर दिया है। तो बिल ऑफ एंट्री क्या कहते हैं, डेफिनेशन में कुछ भी नहीं दे रखा। बिल ऑफ एंट्री का मतलब ऐसी बिल ऑफ एंट्री जो सेक्शन 46 में डिफाइन किया गया है, और गुड्स के इंपोर्ट के टाइम ये हमें फाइल करनी पड़ती है। शिपिंग बिल क्या होता है, जो सेक्शन 50 में डिफाइन किया गया है। बिल ऑफ एक्सपोर्ट भी सेक्शन 50 में ही होता है, एक्सपोर्ट के केस में ये बनता है। अब ये कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। ड्यूटी की डेफिनेशन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग काफी बड़े लेवल का एग्जाम आप देने वाले हो, रीडिंग लगाते ही आपको पता चल जाना चाहिए क्या काम का है क्या काम का नहीं है। फिर भी एक बार रीडिंग लगा लेंगे, एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप कर पाएंगे। ड्यूटी किसे कहेंगे, जो कस्टम ड्यूटी इस एक्ट में लगनी है उसको ड्यूटी कहेंगे। कहने का मतलब केवल ड्यूटी लिखा है तो आपको पूछना नहीं है सर ये कस्टम ड्यूटी है, जीएसटी की ड्यूटी है, एक्साइज की ड्यूटी है, कौन सी ड्यूटी है। ड्यूटी का मतलब कस्टम ड्यूटी है। इंपोर्ट को अपन ने पढ़ लिया, इंपोर्टेड गुड्स को अपन ने पढ़ लिया। एक्सपोर्ट को अपन ने पढ़ लिया, एक्सपोर्टेड गुड्स को अपन ने
पढ़ लिया। अब अपन देखते हैं गुड्स के टाइप देखते हैं। अब हम क्या देखते हैं, गुड्स के टाइप देखते हैं। तो बिल्कुल आसानी से आसान भाषा में आप समझते जाना, बहुत बढ़िया तरीके से आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं गुड्स के टाइप देख रहे हैं। गुड्स कितने टाइप का हो सकता है, गुड्स स्टूडेंट कई टाइप का हो सकता है। बिल्कुल अच्छे से आप ये टॉपिक देखना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं इंपोर्टेड गुड्स, जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद में एक्सपोर्टेड गुड्स, तो ये भी हमने पढ़ लिया है। उसके बाद में प्रोहिबिटेड गुड्स। प्रोहिबिटेड गुड्स स्टूडेंट देखो क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिनका न तो इंपोर्ट हो सकता है न ही एक्सपोर्ट हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिस्ट नोटिफाई की कि इन गुड्स का न तो इंपोर्ट होगा न एक्सपोर्ट होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, पब्लिक इंटरेस्ट में किया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा करना चाहिए, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया। अपन को रीजन की डिटेल में नहीं जाना है कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया होगा, हालांकि पीडीएफ में बिल्कुल डिटेल में अच्छे से लिखा हुआ है। अगली बात, नोटिफाइड गुड्स। नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं, नोटिफाइड गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनका आप इंपोर्ट तो नहीं कर सकते लेकिन आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक्सपोर्ट से तो फायदा होता है, इंपोर्ट से नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट ने बोला एक्सपोर्ट तो आप कर सकते हो, इंपोर्ट आप नहीं कर सकते। अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इंडिया के ट्रेडर, इंडिया के मैन्युफैक्चरर वगैरह को फायदा होगा। अगली बात, एक होते हैं हमारे स्पेसिफाइड गुड्स। आप स्पेसिफाइड गुड्स और नोटिफाइड गुड्स में से एक को ही याद करना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। दोनों याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो स्पेसिफाइड गुड्स ऐसे गुड्स हैं जिनका इंपोर्ट तो हो सकता है लेकिन एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। क्यों, इंडिया के अंदर उसकी सप्लाई कम है। अब सप्लाई पहले से ही कम है और आप उसको एक्सपोर्ट और कर दोगे तब तो प्राइसेज और ज्यादा बढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया इंडिया वालों के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है ये, तो आप एक्सपोर्ट नहीं करोगे, इंपोर्ट करना चाहो तो आप कर लो। तो ये हमारे स्पेसिफाइड गुड्स होते हैं। अब मैं आपको 3 प्रकार के गुड्स बता रहा हूं, तो बिल्कुल अच्छे से समझना, बढ़िया मैटर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर है, तो इसको आप बिल्कुल बढ़िया से समझेंगे। एक तो हमारे होते हैं ट्रांसशिप्ड गुड्स होते हैं। एक हमारे होते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स होते हैं। एक होते हैं ट्रांसशिप्ड, एक होते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स होते हैं, और एक कोस्टल गुड्स होते हैं। अगर स्पेलिंग गलत हो गई हो तो उसको आप सीरियसली मत लेना। ये 3 प्रकार के गुड्स हैं। पहले मैं आपको यहां तक का रिवाइज करा देता हूं। तो देखो, इंपोर्टेड गुड्स अपन ने पढ़ ही लिया। प्रोहिबिटेड गुड्स, न उनका इंपोर्ट हो सकता है न एक्सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि किसने प्रोहिबिट कर दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको प्रोहिबिट कर दिया नोटिफिकेशन इशू करके। और यहां पर मैंने कुछ रीजंस बता रखे हैं, तो यहां पर इतने सारे रीजन लिखे हुए हैं, एक बार आप रीडिंग लगाना चाहे लगा सकते हैं। नोटिफाइड गुड्स क्या होते हैं, जिनका इंपोर्ट नहीं हो सकता, एक्सपोर्ट हो सकता है, बाकी का आप रीड कर सकते हैं। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होते हैं, जिनका इंपोर्ट तो हो सकता है, एक्सपोर्ट नहीं हो सकता। फिर हमारे 3 प्रकार के गुड्स हैं, ट्रांजिट गुड्स है, कोस्टल गुड्स है और ट्रांसशिप्ड गुड्स है। तो इनको आप समझिए अच्छे से। अब देखो, इनको आप बिल्कुल बढ़िया से समझना, वरना आपको समझ में आएगा नहीं मैटर, थोड़ा सा डिफिकल्ट मैटर है। तो देखो, ये हमारा जहाज है,
ये हमारा जहाज है और इस जहाज में मान लीजिए कि 5 प्रकार के गुड्स आए हैं। इस जहाज में क्या है, 5 प्रकार के गुड्स आए हैं और ये जहाज चलता 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 चलता, अब देखो ये जहाज रवाना कहाँ से हुआ, मान लीजिए ये जहाज रवाना हुआ यूएसए से रवाना हुआ था और ये जहाज जाएगा कहाँ पर, श्रीलंका जाएगा। रवाना कहाँ से हुआ था, रवाना हुआ था यूएसए से और जाएगा कहाँ पर, श्रीलंका जाएगा ये जहाज हमारा, लेकिन इंडिया होकर के जाएगा। ये हमारा इंडिया है, ये अपन ने माना कि ये हमारा इंडिया है और इंडिया का भी कौन सा पोर्ट है, चेन्नई वाला पोर्ट है हमारा। अब टोटल कितने गुड्स थे इस जहाज में, 5 गुड्स थे। 5 में से 3 पैकेट इन्होंने इंडिया में उतार दिए, 3 प्रकार के गुड्स को इंडिया में उतार दिया और जो 2 गुड्स थे वो डायरेक्टली श्रीलंका उतरे। तो 2 गुड्स इंडिया पहले अनलोड होकर के फिर से लोड हुए क्या, नहीं, जो 2 गुड्स थे वो उसी जहाज के अंदर रहे और डायरेक्टली वो श्रीलंका पहुंच गए। फिर जो 3 गुड्स इंडिया उतरे थे उसमें से क्या हुआ, 3 गुड्स में से 2 गुड्स को तो अपन ने जापान रवाना कर दिया, 2 गुड्स को अपन ने क्या किया, जापान रवाना कर दिया और 1 गुड्स को अपन ने मुंबई भेज दिया। आ गई बात समझ में या नहीं आई, बिल्कुल आ गई। अब मेरी बात समझो कि ट्रांसशिप्ड गुड्स क्या होता है, ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है और कोस्टल गुड्स क्या होता है। तो इनको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, थोड़ी जगह की अपन को जरूरत पड़ेगी। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूं, ट्रांसशिपमेंट गुड्स के बारे में बताता हूं। ट्रांसशिपमेंट नहीं कहेंगे, ट्रांजिट गुड्स कहेंगे। तो देखो ट्रांजिट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, ऐसे गुड्स जो इंडिया के अंदर अनलोडेड ही नहीं हुए, नॉट अनलोडेड, जो इंडिया के अंदर अनलोडेड ही नहीं हुए वो ट्रांजिट गुड्स होते हैं। कहने का मतलब ये 2 प्रकार के गुड्स। अगली बात, ये सेम जहाज के अंदर रहे या जहाज चेंज हुआ, ये सेम जहाज के अंदर रहे, जहाज हमारा चेंज ही नहीं हुआ। अगली बात है हमारे ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो इंडिया के अंदर अनलोड हुए थे। तो वो 3 प्रकार के गुड्स हमारे इंडिया में अनलोड हुए थे ना, उनको हम ट्रांसशिपमेंट गुड्स कहेंगे। उसके बाद में उसको चाहे इंडिया में आगे भेजा जा रहा है चाहे इंडिया के बाहर भेजा जा रहा हो, उन सभी को हम ट्रांसशिपमेंट गुड्स कहेंगे, चाहे अपन ने जापान भेजा चाहे इंडिया में भेजा। अगली बात, कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स क्या होते हैं, कोस्टल गुड्स ऐसे गुड्स हैं जो इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया, इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, वो हमारे कोस्टल गुड्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये जो एक प्रकार का गुड्स है हमारा, ये कोस्टल गुड्स हो जाएगा क्योंकि ये इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। आप बोलोगे इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर कहाँ गया, ये तो फॉरेन में आया था। देखो फॉरेन से आया था और पोर्ट से अपन ने गुड्स को रिमूव कर लिया तो वो इंपोर्टेड गुड्स थोड़ी रहा, वो तो इंडिया का गुड्स बन गया। जैसे ही अपन ने पोर्ट से रिमूव किया, कस्टम वालों ने क्लियर कर दिया, तब वो इंपोर्ट नहीं रहा, इंडिया का गुड्स बन गया। फिर चेन्नई से मुंबई जा रहे हैं तो वो कोस्टल गुड्स हो गया। तो आई होप आपको ये तीनों प्रकार के गुड्स समझ में आ गए। तो सबसे पहली बात है ट्रांजिट गुड्स। ट्रांजिट गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जो इंडिया में लाए जाते हैं किसी भी वेसल वगैरह के थ्रू, लेकिन जिनको इंडिया में अपन ने अनलोड ही नहीं किया, बस वो तो इंडिया से होकर के गुजरे हैं, इनको सेम बॉटम गुड्स भी कहा जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो ट्रांजिट गुड्स को क्या कहा जाता है, ट्रांजिट गुड्स को हम कहते हैं सेम बॉटम गुड्स। अगली बात है हमारा कोस्टल गुड्स। कोस्टल गुड्स क्या कहते, किसे कहते हैं, इसमें पहली बात तो डोमेस्टिक गुड्स होते हैं और वो इंडिया में ही ट्रांसफर हो रहे हैं
सी के थ्रू, तो वो हमारे कोस्टल गुड्स हो जाएंगे। ये याद रखना, गुड्स को अपन ने इंपोर्ट किया तो उसके बाद में वो डोमेस्टिक गुड्स ही बन गया। डोमेस्टिक गुड्स का मतलब ये नहीं है कि वो इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए। अगली बात है ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होते हैं? विच आर अनलोडेड इन इंडिया, जो इंडिया के अंदर अनलोड हुए थे लेकिन उसको कहीं और भेज दिया अपन ने, चाहे इंडिया में भेजा और चाहे इंडिया के बाहर भेजा। तो ये मैंने आपको गुड्स के टाइप बताए। कस्टम ऑफिसर की डेफिनेशन अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप रीडिंग लगाना चाहें तो लगा करके आप बोर हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर को नहीं पढ़ना है, एक बार आप रीडिंग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर को भी अपन को नहीं पढ़ना है, ऑफिसर को नहीं पढ़ना है। सेंट्रल बोर्ड इज इम्पावर्ड टू अपॉइंटमेंट को नहीं पढ़ना है। कमिश्नर ऑफ कस्टम इज इम्पावर्ड टू अपॉइंटमेंट को नहीं पढ़ना है। चार्जिंग सेक्शन में आपको पहले ही बता चुका हूं, चार्जिंग सेक्शन का मतलब टैक्सेबल इवेंट क्या रहेगी, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, एक बार आप रीडिंग लगा लेना। पर्सन इन चार्ज को नहीं पढ़ना है, प्रॉपर ऑफिसर को नहीं पढ़ना है, एक बार रीडिंग लगाना चाहें सेल्फ लगा लेंगे। तो ये हमारी पहली यूनिट स्टूडेंट कंप्लीट हो चुकी है। 2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वैसे तो एमसीक्यूज मैं आपको अलग से कराऊंगा, सातों यूनिट कंप्लीट होने के बाद में फिर भी 1-2 क्वेश्चन हम साथ साथ देखते जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन कौन से इनकरेक्ट है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड टू 12 नॉटिकल माइल्स, तो गलत है। कस्टम वाटर में तो पूरा 200 नॉटिकल माइल्स आता है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल, ये भी गलत है। पहले ये सही हुआ करता था, पहले 24 नॉटिकल माइल्स तक ही होता था, लेकिन अब 200 तक कर दिया गया है। इंडियन कस्टम वाटर एक्सटेंड अप टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया, ये सही है। देखो, जो इंडियन कस्टम वाटर है उसने वो 12 तो ले ही लिया, फिर वो 188 भी ले रहे हैं, तो 188 क्या है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ही तो है, तो ये होता है। इंडियन कस्टम वाटर इंक्लूड टेरिटोरियल वाटर एंड एक्सटेंड अप टू 200 नॉटिकल माइल, ये भी सही है। तो 3-4 हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, टैक्सेबल इवेंट अंडर कस्टम एक्ट 1962, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्या हमारी टैक्सेबल इवेंट होगी? इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउटसाइड इंडिया, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी में बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया टू आउटसाइड इंडिया। आप बोलोगे ये बी वाला भी करेक्ट है, बी वाला क्यों नहीं आ रहा है आंसर? देखो, इंपोर्ट में और सप्लाई में ये अंतर है। सप्लाई तो विदाउट कंसीडरेशन भी हो सकती है, तो विदाउट कंसीडरेशन वाला अपन नहीं लेते हैं, तो सप्लाई वर्ड का में नहीं लेंगे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वर्ड का में लेंगे। सेल ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, सेल ऑफ गुड्स इनटू इंडिया थोड़ी लेंगे, इंडिया की इंडिया में गुड्स बिकेगा तो थोड़ी लगेगा हमारा कस्टम, तब तो जीएसटी वगैरह लग जाएगा, तो सी भी गलत हो गया। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग पर तो एक्साइज हमारा लगता था, आजकल जीएसटी लगता है, तो हमारा ए करेक्ट आंसर हो गया। तो स्टूडेंट हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो गई। इसी तरीके से हमारे 7 वीडियोज रहेंगे। एक बार मैं आपको यूनिट 1 का रिवाइज करा देता हूं फटाफट, आप लोग बिल्कुल ध्यान से स्टूडेंट मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहली बात है, टैक्सेबल इवेंट किसे कहा जाएगा? आप लोग साथ साथ बोलते रहेंगे तो मुझे बहुत बढ़िया लगेगा। टैक्सेबल इवेंट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा। जब भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होगा कस्टम ड्यूटी लग जाएगी। केवल गुड्स का होना चाहिए, सर्विस का नहीं होना चाहिए। कस्टम से रिलेटेड हमारे 2 एक्ट है, कस्टम एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। जो हमारा कस्टम एक्ट 1962 है उसमें कुछ बेसिक प्रोविजन दिए गए हैं कस्टम के रिगार्डिंग, और कस्टम टैरिफ एक्ट में टैरिफ दिया गया है, रेट्स हमें बताई गई है। अगली बात है इंडिया। इंडिया किसे कहेंगे? इंडिया में जो इंडिया आता है वो तो आएगा ही, बाकी का 200 नॉटिकल माइल्स भी इंक्लूडेड है, उसको हमने 12 नॉटिकल माइल 188 नॉटिकल माइल में डिवाइड किया। 12 नॉटिकल माइल्स को हम क्या कहते हैं? इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहते हैं, और 188 को इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। टेरिटोरियल वाटर पर सभी प्रोविजन लगते हैं और इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पर केवल सास के प्रोविजन लगते हैं। पूरे 200 नॉटिकल माइल्स को इंडियन कस्टम वाटर कहा जाता है। फिर हमने इंपोर्ट की डेफिनेशन पढ़ी। इंपोर्ट का मैंने आपको मीनिंग बताया। इंडिया में गुड्स लाया जा रहा है, इंडिया के बाहर से स्टार्ट होता है, जब 12 नॉटिकल माइल में एंटर हो जाता है, खत्म हो जाता है जब हमने पोर्ट से गुड्स को रिमूव कर लिया। एक्सपोर्ट को हमने पढ़ा। एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया से गुड्स इंडिया के बाहर लेकर के जाए
लेकर के जाए जा रहे हैं स्टार्ट होता है जब हमने गुड्स कस्टम अथॉरिटी को प्रेजेंट किया कि भैया इस गुड्स को ले जाने दो हमें, उन्होंने क्लियरेंस दे दी, खत्म हो जाएगा जब 12 नॉटिकल माइल के बाहर चला गया। फिर हमने गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी, तो गुड्स के अंदर 3 प्रकार की चीजें आएगी, वेसल, एयरक्राफ्ट, वेस और व्हीकल, बैगेज और स्टोर। वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल केवल वही आएंगे जो परमानेंट है, केवल वही आएंगे जो वेसल वगैरह आया सवारी गुड्स को उतार करके वापस चला जाएगा, वो काउंट नहीं होगा। बैगेज, बैगेज का मतलब ट्रेवलर्स का सामान है। बोनाफाइड जो पहले से यूज में था, अपन इंडिया से अमेरिका लेकर के गए थे, और नॉर्मल वाला जो नया लेकर के आए हैं, बोनाफाइड पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी, नॉर्मल वाले पर 38% लग जाएगी, लेकिन लिमिट आपको मैं बताऊंगा वहां पर नहीं लगेगा। स्टोर्स जो वहां सिप वगैरह में ही यूज में हो जाएगा, खाने पीने का सामान, फ्यूल वगैरह, वो सब चीजें। बिल ऑफ एंट्री और बिल ऑफ एक्सपोर्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको बताया कि जहाज होता है वो इंडिया के पोर्ट पर आएगा, वहीं पर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद में अपन आईजीएम या इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे, वो हमें गुड्स को अनलोड करने की अनुमति देंगे, फिर गुड्स को कस्टोडियन ले जाएगा, फिर बिल ऑफ एंट्री के थ्रू अपन पेमेंट कर देंगे, फिर गुड्स को रिमूव करने की हमें इजाजत मिलेगी, उसे हम कहेंगे रिमूवल ऑफ गुड्स फॉर होम कंजम्पशन। तो बिल ऑफ एंट्री हम इंपोर्ट के टाइम पर फाइल करते हैं, और बिल ऑफ एक्सपोर्ट हमारा एक्सपोर्ट के टाइम पर काम में आता है। टाइप्स ऑफ गुड्स बिल्कुल आसान, इंपोर्टेड गुड्स हमने पढ़ा, एक्सपोर्टेड गुड्स हमने पढ़ा। प्रोहिबिटेड गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिनका न इंपोर्ट हो सकता है न एक्सपोर्ट। नोटिफाइड गुड्स इंपोर्ट तो नहीं हो सकता है, एक्सपोर्ट हो सकता है। स्पेसिफाइड नोटिफाइड के ऑपोजिट हो जाएगा। फिर ये 3 प्रकार के गुड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ये हमारा शिप था जो आया कहाँ से, अमेरिका से आया, कहाँ जाएगा, श्रीलंका जाएगा। कितने गुड्स थे इसके अंदर, 5 प्रकार के गुड्स थे। इन 5 प्रकार के गुड्स में से 3 गुड्स इसने इंडिया में उतार दिए, 2 गुड्स ये श्रीलंका लेकर के गया। तो जो 2 गुड्स श्रीलंका लेकर के गए हैं उनको ट्रांजिट गुड्स हम कह देंगे, जो इंडिया के अंदर अनलोड ही नहीं हुए, सेम वेसल के अंदर वो रहे। और जो गुड्स उसने इंडिया में उतारे, अनलोड किए, उसको हम ट्रांसशिपमेंट गुड्स कहेंगे। इंडिया में उतरने के बाद में चाहे इंडिया में ही कहीं और गए, चाहे फॉरेन अपन ने भेज दिया, चाहे अपन ने जापान में भेज दिया, चाहे मुंबई भेज दिया। कोस्टल गुड्स जो इंडिया में एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, तो गुड्स चेन्नई से मुंबई जा रहे थे, वो हमारे कोस्टल गुड्स हो गए। तो स्टूडेंट आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। यदि आपको लगता है कि मैंने आपको अच्छा पढ़ाया है, ऐप को रेटिंग दीजिए, रिव्यू डालिए। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।